मणिपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं और उनके खिलाफ जो पूरे समाज में एक मतलब इस सरकार के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हुई है, उससे भी ध्यान बांटने के लिए तुरंत उसी समय ये दंगा विवाद के अंदर करवाया गया, ताकि लोग इसकी तरफ देखें और सोचें कि भाई ये लोग तो बड़े बुरे हैं, ये मुसलमान, ये तो पत्थर फेंक रहे हैं एक हमारी धार्मिक यात्रा के ऊपर। कई सारे जो हिंदू अपने आप को कहते हैं संगठन, वो मुसलमानों के पक्ष में भी खड़े हुए। जी, ये बात मैं कहना उनके चाहती थी। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में बहुत मसरूफ थी, कोरोना के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं था। और फिर जब कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला, तो उन्होंने फिर मुसलमानों के बहिष्कार का नारा एक तरह से अलग-अलग इलाकों में दिया और कहा कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, ये इनकी साजिश है। कि ये जो बहिष्कार का एक हथियार है, इसका किस तरह से हमारे देश में लोगों को दबाने के लिए और उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो बहिष्कार का तरीका है, ये आज अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे देश में जो दलित समाज है, जब भी उसने विरोध किया है या जब भी उसने मजदूरी की मांग की है या जब भी उसने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उनके खिलाफ भी जो उस इलाके के ऊंची जात के लोग हैं, जो जमीन के मालिक हैं, जो कुएं के मालिक हैं, जो हर चीज के ही मालिक हैं, उन्होंने बहिष्कार का नारा दिया है। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में महिलाओं की एक बड़ी सभा हुई। टेलीग्राफ ने फ्रंट पेज पर स्टोरी छापा और हेडलाइंस में पढ़ के सुनाता हूं। Citing no violence, 101 lawyers appeal to CJI, Chief Justice of India, against economic exclusion. Plea to crack down on Muslim boycott. मुस्लिम बॉयकॉट का मतलब सिर्फ मुस्लिम बायकॉट नहीं होता है, उसका बिजनेस पे असर हिंदुओं के बिजनेस पे भी पड़ता है। इस फ्रंट पेज न्यूज पे सुभाषिनी जी का फोटो आ रहा है और सुभाषिनी जी उस सभा में थी। आखिर क्या था और कौन 101 लॉयर, बड़ी बात है, चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, क्या है मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है मैम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 17 तारीख को एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था हमारी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से, जी और उसमें जो तमाम तरह के हमले महिलाओं पर हो रहे हैं, उनका अलग-अलग ज़िक्र हुआ था। वहाँ की जो महिलाएँ थीं, जो एक तरह से विक्टिम्स थीं या उसके खिलाफ लड़ रही थीं, वो आईं। तो वहाँ पर मेवात की भी महिला आई थी और उसने भी अपनी बात रखी और ये कहा कि वहाँ पर जो है एक तरह तो जो निर्दोष लोग थे, उनके घर तोड़े गए, उनके मतलब बुलडोज़र चढ़ाया गया। और ये भी उन्होंने बताया कि लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। गुड़गाँव में भी गए, वहाँ से भी जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनको भी वहाँ से भगाया और लोगों से कह रहे हैं कि अब आप मुसलमानों से कोई अपने दुकान में उनको काम मत दीजिए, उनसे उनके पास अपने काम के लिए मत जाइए और उनका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। और कुछ पंचायतों ने भी इस तरह के नोटिस लगाए कि अब हमारे गाँव में मुसलमानों से हम लोग कुछ खरीदेंगे नहीं, वगैरह-वगैरह। तो ये एक बड़ी भयानक सी बात है। और इसके खिलाफ जो विमेन लॉयर्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है, उसमें हमारी भी कीर्ति सिंह हैं, हमारी एडवा की वो लीडर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की है कि ये जो बॉयकॉट की बात है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और किसी भी कानून के तहत नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और कुछ मतलब इस पे रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारी सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं और जो पार्टी के दिल्ली कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वृंदा करात और कमलेश तिवारी, इन्होंने भी कोर्ट को मूव किया है इसी सवाल को लेकर के
कि ये जो बहिष्कार की बात की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अब इस संदर्भ में मैं 2 बातों की याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो बहिष्कार का तरीका है, ये आज अल्पसंख्यकों के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे देश में जो दलित समाज है, जब भी उसने विरोध किया है या जब भी उसने मजदूरी की मांग की है या जब भी उसने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है, तो उनके खिलाफ भी जो उस इलाके के ऊंची जात के लोग हैं, जो जमीन के मालिक हैं, जो कुएं के मालिक हैं, जो हर चीज के ही मालिक हैं, उन्होंने बहिष्कार का नारा दिया है। और इस बहिष्कार से कई बार जो दलित आंदोलन कर रहे थे या प्रतिरोध कर रहे थे, वो एक तरह से टूट गए, क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा साधन नहीं था अपने आप को जिंदा रखने का अलावा मजदूरी के। और अगर मजदूरी का मतलब मौका उनको नहीं दिया जा रहा था, उनसे मजदूरी का अधिकार भी छीना जा रहा था, क्योंकि सारी जमीन तो ऊंची जात के लोगों के पास थी, तो फिर वो जिंदा रहने की परिस्थिति में ही नहीं रह पाते। और आपको शायद याद होगा कि जिस इलाके में डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, यानी जो ये रत्नागिरी का इलाका है, और जहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया था बौद्ध धर्म अपनाने का, जी। तो उसके उस समय भी जब लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे, तो उन्होंने उस इलाके में कम से कम उनकी दूसरी बात को भी माना कि जो उनके तथाकथित परंपरागत पेशे थे, खास तौर से दूसरों के मल को उठाना, उसकी सफाई करना, उसको उन्होंने करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। तो बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ उस इलाके में, रत्नागिरी में, जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान और कर्म स्थान भी था, वहां पर महार जाति का बहुत जबरदस्त बहिष्कार हुआ और उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। और अभी एक रिटायर्ड हुए हैं प्रोफेसर, उन्होंने पूरी अपनी कुछ कहानी भी लिखी है और उन्होंने बताया कि उस इलाके में केवल एक मुस्लिम जमींदार था, तो सारे जो मजदूरी करने वाले महार जात के लोग थे वो सब उन्हीं की जमीन पर जाते थे और उन्होंने काफी उनको गल्ला और राशन दे करके भी उनकी मदद की। तो इस तरह की भी कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए कि ये जो बहिष्कार का एक हथियार है, इसका किस किस तरह से हमारे देश में लोगों को दबाने के लिए और उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उस समय और आज भी हम अक्सर देखते हैं और उस पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं होती है। दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में और दूसरे इलाकों में जहाँ भी या तो मजदूरी की सवाल को लेकर के या उत्पीड़न के खिलाफ दलित समाज के लोग खड़े होते हैं, तो अपर कास्ट और जो लैंड ओनर्स हैं वो उनका बहिष्कार का नारा दे करके विरोध करते हैं। तो इसको अगर हम और आगे ले जाएं तो यानी बहुत ही दुखद बात है कि तमिलनाडु के अंदर, जहाँ कहा जाता है द्रविडियन मॉडल है और क्या क्या है और पेरियार का वो देश है, लेकिन वहां भी मुसीबत ये है कि जो पिछड़ी जातियां हैं जो अब वहां बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गई हैं, वो भी अ, बहुत ज्यादा बहिष्कार के हथियार का इस्तेमाल करते हैं दलितों के खिलाफ। जैसे कि जो सीट्स आरक्षित होती हैं दलितों के लिए, उस पर वो उनको लड़ने नहीं देते हैं। वो अक्सर खाली रह जाती है क्योंकि उनको लड़ने नहीं दिया गया है। या जो लड़ करके जीतते हैं पंचायत के नेता, उनका बहिष्कार किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बहिष्कार का हथियार है, जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है, इसका इसका इस्तेमाल समाज के अंदर जो ताकतवर वर्ग होते हैं या जातियां होती हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को दबाने और तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अभी जो हमारे देश में ये अंतर जातीय शादी होती है, तो उस समय भी जो गांव के जातियों के पंचायतें होती हैं या खाप पंचायत होती है, वो भी अक्सर ऐसे परिवारों का
आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार का फैसला लेती हैं जिनके बच्चों ने अंतर जाति विवाह किया है। और मतलब यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि उस जो भागने वाले या शादी करने वाले नौजवान नवयुवती थी उनको तो मार डाला गया, लेकिन उसकी अस्थि के लिए कुम्हार को मतलब इस बहिष्कार के चलते हुए कहा गया कि आप इन लोगों को अस्थि रखने के लिए मटका भी नहीं देंगे। इस हद तक हमारा समाज क्रूर है। और आज यही काम मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। और उनको ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, जो ये मनुवादी ताकतें हैं हमारे देश की, जो भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, आज वो इस बहिष्कार का हथियार अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। और ये आज नहीं शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि कोरोना के पीरियड में अपनी ही कमजोरी, अपनी ही नाकामी को छिपाने के लिए कि कोरोना के बारे में ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी, ट्रंप को उन्होंने उसी समय इनवाइट किया था। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में बहुत मसरूफ थी, कोरोना के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं था। और फिर जब कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला तो उन्होंने फिर मुसलमानों के बहिष्कार का नारा एक तरह से अलग अलग इलाकों में दिया और कहा कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, ये इनकी साजिश है। आप सोचिए कि उस समय हमारे कानपुर की जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उन्होंने पत्रकारों को बुला करके एक पत्रकार सम्मेलन किया और कहा कि हम आखिर इन लोगों का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ही कोरोना फैलाया है, इनको तो सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिलनी चाहिए, इनका तो इलाज भी नहीं होना चाहिए। मतलब इस हद तक ये जो बहिष्कार का नारा है कि एक डॉक्टर जो एक प्रिंसिपल थी मेडिकल कॉलेज की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की, वो ये कह रही है पत्रकारों से कि इनका तो मतलब इलाज में ही बहिष्कार होना चाहिए, इनको इलाज से ही वंचित रखना चाहिए। तो उस समय खैर हमने काफी लड़ाई लड़ी और उनको यहाँ से हटाया भी गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बहिष्कार करने की जो ये नियत है, ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये आज कोई नई नहीं है। हमारे समाज को समझना चाहिए कि किस क्रूरता के साथ इस बहिष्कार की नियत और नीति को उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है जो कमजोर हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं, उनको दबाने के लिए, उनको बिल्कुल एक तरह से तोड़ने के लिए, उनको आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद करने के लिए इस तरह का नारा बहिष्कार का दिया जाता है, जो आज हम देख रहे हैं हरियाणा में ये जो नूह और मेवात में ये जो घटनाएं हुई यात्रा को लेकर के, उसके बाद कई गांवों में भाजपा के लोगों ने कोशिश की कि गांव के लोग फैसला ले कि वो भी मुसलमानों का बहिष्कार करेंगे। और इसके खिलाफ ये जो महिला वकील हैं वो गई हैं कोर्ट में। और ये शायद, अब आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन शायद महिलाएं कुछ ज्यादा संवेदनशील भी होती हैं, सब महिलाएं नहीं, लेकिन क्योंकि उनका भी अक्सर समाज के अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग बातों को लेकर के बहिष्कार किया जाता है, वो बहिष्कृत रहती हैं। मतलब जैसे उनकी जब माहवारी होती है तो उनको घर के बाहर कर दिया जाता है, तो ये भी एक तरह का बहिष्कार है। जो विधवा हो जाती हैं उनको सामाजिक समारोहों से बाहर कर दिया जाता है, वो कहते हैं इनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमारे समाज में जो मनुवादी अ, तौर तरीके हैं सोचने के और काम करने के, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये बहिष्कार का हथियार। जिसको भी जी आप कम कमतर दिखाना चाहते हैं उसका आप अलग अलग तरह से बहिष्कार करते हैं। तो ये अच्छी जी। बात है, कोर्ट में गई हैं। नहीं, आपने अच्छी बात की और महिलाओं का भी जातीय वर्गीय चरित्र भी होता है। बहरहाल अंबेडकर का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ। वो जी। 30s में उन्होंने लिखा था कि जब भी अस्पृश्य अपने काम का एवज मांगता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो सबसे पहला काम करते हैं जो सवर्ण हिंदू जमींदार, कि उनका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। कोई दुकान से सामान नहीं देगा, कोई
खेत से नहीं जाने देगा। और यह बहिष्कार गांधी के बहिष्कार, जो अंग्रेजों का बहिष्कार करते थे, उससे भी ज्यादा घातक होता है। ये 30s में जी। डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी हाँ। के बहिष्कार से भी घातक है दलितों का जो बहिष्कार होता है गांव के अंदर। हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, ये गांधी का स्टेटमेंट था। बहरहाल हरियाणा में एक बात और सामने आई है, अभी तो जो प्रोसीडिंग में हुआ, क्या कोर्ट में क्या चल रहा है उससे पूछूंगा, लेकिन कई सारे जो हिंदू अपने आप को कहते हैं संगठन, वो मुसलमानों के पक्ष में भी खड़े हुए। जी, ये बात मैं कहना उनके, चाहती थी। जी ये बहुत पहली बार हम लोगों ने देखा है कि मतलब हमेशा कुछ अच्छे लोग जो सेक्युलर लोग वो आते हैं आगे, लेकिन अब की बार जो हरियाणा में हो रहा है ये तो वास्तव में काफी उम्मीद हम लोगों में जगाता है कि कई कई जो किसान समुदाय हैं, किसानों की जो जातियां हैं, किसानों के जो समूह हैं अलग अलग गांव में, उन्होंने केवल इस बहिष्कार का विरोध ही नहीं किया है। कई गांव में जो बहिष्कार के साइन बोर्ड लगाए गए थे उनको हटाया भी गया है, और पुलिस में भी शिकायत की गई है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का गैर कानूनी नारा दे रहे हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। यही नहीं, कल मतलब एक 4-5 दिन से हम लोग भी यूट्यूब पर तमाम किसानों की बातें और इनके भाषण सुन रहे हैं, और मतलब इनकी जो परिपक्वता है ये कमाल की है। ये सब कह रहे हैं कि दंगे के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, जो खट्टर की सरकार है, और ये जो बजरंग दल और इस तरह के लोग हैं ये जिम्मेदार हैं, और इनके साथ आम जनता बिल्कुल है नहीं। ये तो पुलिस के सहारे या सत्ता के सहारे ही गुंडागर्दी करते हैं और इस तरह का काम करते हैं। यही नहीं कहा है, एक जो जगह पर तो उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो अत्याचार हो रहे हैं और उनके खिलाफ जो पूरे समाज में एक मतलब इस सरकार के खिलाफ नफरत की भावना पैदा हुई है, उससे भी ध्यान बांटने के लिए तुरंत उसी समय ये दंगा विवाद के अंदर करवाया गया, ताकि लोग इसकी तरफ देखें और सोचे कि भाई ये लोग तो बड़े बुरे हैं, ये मुसलमान ही तो पत्थर फेंक रहे हैं एक हमारी धार्मिक यात्रा के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग इनके साथ क्यों जाएं। जब किसान आंदोलन चल रहा था और हम लोग दिल्ली को घेर के बैठे थे, तो ये मेवात के किसान थे जो हमको ला करके दूध देते थे, जो हमारे साथ बैठते थे, तो ये तो हमारे भाई हैं। और कई कई बातें उन्होंने कही। एक कह रहा था कि इनके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चल सकता है, हमारे ट्रैक्टर की रिपेयरिंग ये करते हैं, हमारे घर में मतलब मिस्त्री का काम ये करते हैं। तो दूसरे के श्रम की इज्जत करना, और ये जो मतलब समाज में तमाम आपसी बंधन है। एक पॉइंट ऐड जी। कर देता हूँ। जब आप दूसरे का बहिष्कार करते हैं तो अपना बहिष्कार भी खुद ही कर लेते हैं। और इमाम और बाड़ा को अलग अलग कर दीजिए तो इमाम बाड़ा का जो मतलब है वो रह नहीं जाता है। तो पूरे मेवात रीजन और गुड़गांव में अगर मुसलमानों का बाइकआउट करेंगे तो हिंदू अर्थव्यवस्था, जो हिंदू है जिनकी फैक्ट्री और तमाम काम बिजनेस चल रहा है, उसका क्या होगा? तो इक्वली इफेक्ट करेगा ना। जी देखिए ऐसा है ना कि इसमें जो एक बात खुल के नहीं आई है वो ये थी कि गुड़गांव तो आप जानते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का एक मतलब बम्बई से भी बड़ा एक जी केंद्र बन जी। गया है। और वहां पर जब सड़कों पर मतलब भीड़ आने लगी और सड़कें मतलब जाम होने लगे, तो वहां के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो घबरा गए कि हमारा अब काम कैसे चलेगा, हमारे दफ्तर कैसे चलेंगे। उनको अपने तमाम एम्प्लॉयज को कहना पड़ा कि आप दफ्तर मत आइए। तो कितने दिन वो ऐसा चलाते। तो एक तरफ हम्म। तो ये जो अराजकता पैदा की गई थी उसका लोगों पर असर पड़ा। फिर दूसरी बात ये कि जो लोग इस कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके जो हम मैं अक्सर कहती हूँ जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं उनकी मुक्ति के पीछे किसी दूसरी महिला का शोषण, किसी दूसरी महिला का श्रम है। मतलब जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चों को संभालती हैं, सफाई करती हैं, कपड़ा हम्म धोती हैं, बर्तन धोती वगैरह वगैरह, खाना पकाती हैं, अगर इनका श्रम हम हटा दें तो फिर ये जो मुक्ति पाने वाली मतलब अपने आप को हम्म बहुत मुक्त समझने वाली जो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं, उनकी भी मुक्ति मुक्ति सब जो है धरी की धरी रह जाएगी, अगर हम्म। उनको खुद ये काम
करना पड़ेगा। और ये शुरू हो गया, आपने देखा होगा कि वो महिलाएं जो वो सोसाइटीज में रहती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, वो कहने लगी भाई हम तो अब बिल्कुल ही हमारे हाथ पैर कट गए हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं काम वाली नहीं आई है, काम वाली पता नहीं कहाँ चली गई है, काम वाली भाग गई है। तो हम्म। ये एक हमारे समाज में एक मजबूरी का भी बंधन होता है। ये भी बहुत जरूरी है कि मतलब हम्म। एक दूसरे के ऊपर हम बहुत निर्भर हैं, और इस निर्भरता से हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है रतनलाल जी कि इस निर्भरता को हम माने, इसका आदर करें। और अगर मान लीजिए मेरे घर में मेरी सेवा करने वाली एक औरत है और उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसको वहां से भगाया जा रहा है, तो हमको सिर्फ अपनी सोसाइटी के फाटक पर खड़े होकर के टीवी चैनल से नहीं कहना चाहिए कि बहुत बुरा हो गया। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम बाहर भी निकल करके जो लोग इन लोगों को भगा रहे हैं उनका भी सामना करें और कहें कि ये क्यों आप कर रहे हैं, हम करने नहीं देंगे। ये जब हम्म। तक समाज के अंदर हिम्मत हम नहीं जुटाएंगे, तब तक ये सोचना कि हम बहुत लिबरेटेड हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत मुक्त हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास है, खोखली है। तो मिडिल क्लास के लोगों को भी अब बहुत कुछ सोचने और समझने की और करने की जरूरत है, अगर वो इस समाज में अपनी जो स्टेटस है उसको भी बचाना चाहते हैं। सुप्रीम उनको कोर्ट में उनकी तारीफ मामला भी क्या सीखना है? चाहिए जो। अच्छा, मैं एक आपको बहुत बात बताऊं, क्योंकि आप भी इसी इलाके के हैं, कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, जहां पर 2012 में आप जानते हैं बहुत भीषण दंगे हुए थे, हजारों लोग मुसलमान बेघर हो गए थे, रेप केसेस भी हुई थी, तो वहां के जो मुसलमान हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि हमको जो आपस में लड़ाया गया, ठीक है मुसलमानों को तो बहुत भुगतना पड़ा, लेकिन हम भी उसके भुक्तभोगी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, हमारे कुछ लड़के जेल में भी हैं, अ, उनकी भी पैरवी करनी पड़ रही है। और फिर वो वही बात कहते हैं कि हमारा काम सब रुका हुआ है, क्योंकि उनके बगैर तो हम काम कर नहीं सकते। तो 2012 के बाद 14 में 15 में हम लोगों ने देखा कि कई गांव के जो किसान थे वो वहां गए जहां पर दंगा पीड़ित लोग रह रहे थे, और उन्होंने वहां बैठ करके उनके साथ समझौता किया कि आप प्लीज वापस गांव आ जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी प्रक्रिया वहां देखने को मिली। तो ये जो आपसी बंधन है, इनको आप तोड़ तो सकते हो क्रूरता के साथ, लेकिन उनकी जरूरत जो है फिर लोग समझने भी लगते हैं। और ये मतलब वो जो इलाका मैं बता रही थी जहाँ महार लोग रहते हैं, तो वहां की भी अपर कास्ट के लोगों के समझ में आया कि भाई हम अपने खेतों को कब तक बिना मतलब फसल बोए रखेंगे। तो ये भी चीज लोगों को थोड़ा बहुत उनका दिमाग सही करती है, लेकिन इससे ज्यादा अपने दिमाग को सही करने की जरूरत है। मेरा ये भी लोगों से कहना है कि आप सोचिए और समझिए कि आखिर नागरिकता का मतलब क्या है। इस संविधान के हिसाब से जो भी यहाँ रहता है वो बराबर का नागरिक है। आप कैसे किसी को असमान नागरिक अपनी तरफ से कह देंगे, या अगर सरकार लोगों को असमान नागरिक बना रही है तो आप कैसे सरकार की उस बात को मान लेंगे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा था कि नागरिकता सबकी एक दूसरे से जुड़ी है। ये नहीं हो सकता है कि कोई समान नागरिक होगा और कोई असमान नागरिक होगा, तो फिर जो वो अपने आप को समान नागरिक समझ रहा है वो भी असमान हो जाएगा। और भाजपा की सरकार आने के बाद 2014 में, पहले भी असमानता खत्म नहीं हुई थी इस देश में, कुछ कहते हैं वो मतलब गलत कहते हैं, मनुवाद बहुत मजबूत जड़ें रखता है, लेकिन इनके आने के बाद तो हर तरह की असमानता बढ़ी है, ये तो सभी कह रहे हैं। और समाज के अंदर भी असमानताएं बढ़ी हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज की ही नहीं, आदिवासी दलित इनकी भी असमानता बढ़ी है। तो समानता एक जिसको कहते हैं संपूर्ण चीज है, इसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं कि एक ही संविधान के चलते कुछ असमान होंगे, कुछ ज्यादा समान होंगे, कुछ और ज्यादा असमान होंगे, तो फिर समानता सबकी खत्म हो जाएगी। ये लोगों मैम, को अब एक समझने की एक जरूरत आखिरी सवाल है। जी। कि
बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं राइट विंग पॉलिटिक्स को फंडिंग करते हैं और फ्रिंज एलिमेंट्स को भी फंडिंग करते हैं। जी जी और अब मान लिया कि जब वो इस तरह की हिंसा, वायलेंस या अव्यवस्था फैलती है तो इसका सबसे बड़े विक्टिम जो है वो होते हैं महिला, बच्चे, किसान और व्यवसायी। अगर जी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर 10 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाए, मान लीजिए, तो कितने करोड़ों अरबों का नुकसान होगा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को समझ में आ रहा है? नहीं। मुझे लगता है ये जो गुड़गांव में अभी हुआ है शायद, क्योंकि आपको याद होगा जब गुजरात में दंगे हुए थे तो दो तीन बड़े हमारे देश के कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, एक वो मिस्टर पारिक थे जो HDFC के चेयरमैन थे, एक वो अनु आगा थी जो बड़ी कंपनी की मालकिन है, इन लोगों ने, और उस समय इवन मतलब रतन टाटा ने मतलब ये कहा था, उन्होंने तो 1992 के राइट्स के दौरान किया था, कहा था कि इस तरह का जो की जो गतिविधियां हैं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगी। बहुत हिम्मत जुटा करके इन लोगों ने उस समय भी ये बात कही थी और उनको काफी मतलब खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन उस समय एक स्टेट की बात थी, उस स्टेट के लोग किस तरह से पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे दंगा कराने वालों को, ये तो सबको मालूम है। तो खैर वो बात आई गई हो गई। लेकिन अभी जो गुड़गांव में हुआ तो उन्होंने, जो वहां के कॉर्पोरेट से, उन्होंने कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपनी चिंताओं को सरकार से व्यक्त की है कि ये अगर होगा तो आखिर हमारे ये जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, हमारी जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये जो हमने एक इतना जबरदस्त हब यहाँ पैदा किया है, इसका होगा क्या। और दूसरी बात, लोग ये भी समझने लगे हैं कि आप ये जो छोटे छोटे टापू हैं, गरीबी, पिछड़ेपन और अशिक्षा के बीच में ये जो छोटे छोटे टापू पैदा कर रहे हैं, ये गरीब लोग जब असुरक्षित होंगे तो ये टापू भी अपने असुरक्षित हो जाएंगे, ये टापू हम्म। नहीं अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। आज अगर मान लीजिए ये मामला और 10-15 दिन चलता, अगर और लोग वहां से भागते, अगर और लोग पलायन करते, हमारी एक अभी जानने वाली एक महिला है, वो उस जो मस्जिद जलाई गई उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग में रहती है, बहुत अच्छी नौकरी करती है। उसने कहा कि वो भी काफी सेक्युलर आउटलुक की है लेकिन वो लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। कहने जब हम लोगों ने अपने मतलब क्या कहते हैं खिड़कियों से और अपनी छत से अपने सामने देखा कि कैसे पुलिस खड़ी है और मस्जिद जलाई जा रही है, गद्दों की दुकान जलाई जा रही है, छोटे मोटे जो वहां पर ये रिपेयरिंग की दुकानें हैं वो जलाई जा रही है, लोगों को भगाया जा रहा है। तो एकदम से हम लोगों को भी महसूस हुआ कि हम भी इन आग की लपटों से अब सुरक्षित नहीं है। ये आग की लपटें हमारी भी बिल्डिंग तक पहुंच सकती हैं, कोई बड़ी समस्या उसमें नहीं है। और हम लोगों को भी लगा, हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग में मीटिंग भी की, हम लोगों ने कुछ पैसा, कपड़ा और खाने पीने का सामान भी इकट्ठा किया और सुबह जाकर के उस बस्ती में जाकर के बांटा उन लोगों के बीच में। तो यही नहीं कि हमारी मानवता जागी, बल्कि हमको ये भी समझ में आया कि समाज में आप बहुत ज्यादा दिन तक आइसोलेशन में, या जिसको कहते हैं एक बबल में, सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अगर समाज में आग लगेगी तो वो लपटें आपके घर तक भी पहुंचेंगी। तो ये एहसास अगर कुछ जो अच्छे खुले दिमाग के लोग हैं उनको और ज्यादा प्रेरित करता है घर से निकल करके आने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा सबक है जो लोगों को लेना चाहिए। जी जी, शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छे से जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बताया और उसको थ्योराइज भी किया। दोस्तों, सुभाषिनी अली जी हैं, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और घर तक पहुंचाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि अव्यवस्था और हिंसा की स्थिति में सिर्फ विक्टिम ही नहीं प्रभावित होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है। शुक्रिया, शुक्रिया मैम, थैंक यू।